बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री जो हम लोग यूनिट 4 देख रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज गैसों का गति सिद्धांत। ठीक है, तो आज हम उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे माध्य मुक्त पथ क्या होता है, मीन फ्री पथ के बारे में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई आपका। ठीक है, आपका मीन फ्री पथ और जो आपका संगठन व्यास होता है, संगठन आवृत्ति, उसके बारे में भी बहुत आसानी से हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, देख सकते हो माध्य मुक्त पथ हो गया, मेन फ्री पथ, और आपका इसी प्रकार से संगठन व्यास हो गया, संगठन आवृत्ति। इन तीनों को बहुत ही आसानी से देखेंगे, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। तो कह रहा है देखो, एक अणु की वह दूरी जो क्रमागत संगठनों के मध्य चलने पर होती है उसे औसत मुक्त पथ कहते हैं या माध्य मुक्त पथ। औसत कहो या माध्य कहो, बात एक ही है। ठीक है, तो कह रहा एक अणु की वह दूरी जो क्रमागत संगठनों के मध्य, कह रहा है एक अणु की वह दूरी जो क्रमागत संगठनों के मध्य चलने पर होती है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल की वह दूरी जो संगठनों क्रमागत संगठनों के मध्य चलने पर होती है उसे औसत मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, अब देखो नीचे समझते हैं कैसे। कह रहा है चूंकि गैसों के अणु में वेलोसिटी वेग होता है। ठीक है, गैस के अणु जो होते हैं वेग से चलते हैं, परंतु इनके विसरण की गति, इनके चलने की गति बहुत अधिक नहीं होती, क्योंकि अणु जो होते हैं एक दूसरे से टकराते हैं तथा विचलित हो जाते हैं। क्या बात कही गई? क्योंकि अणु एक दूसरे से टकराते हैं और विचलित हो जाते हैं। तो देखते हैं इसे कैसे। देखो, अगर बात करें गैस के मॉलिक्यूल्स की, तो गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं, आपसे कहा गया कि कुछ वेलोसिटी से चलते हैं, मतलब कुछ वेग से चलते हैं, कुछ उनका वेग होता है। ठीक है, कुछ वेग होता है, लेकिन इनके विसरण की गति, इनके चलने की गति थोड़ा धीमे होती है, ज़्यादा अधिक नहीं होती। ठीक है, लेकिन जब ये अणु देखो विसरण की गति क्या कह रहा है, बहुत अधिक नहीं होती अर्थात धीमी होती है, क्योंकि अणु एक दूसरे से टकराते हैं। ये जो अणु होते हैं एक दूसरे से टकराते हैं, आपस में क्या होते हैं, टकरा जाते हैं। जब टकराते हैं तो ये अपने मार्ग से जो होता है विचलित हो जाते हैं, मतलब जिधर जा रहे हैं अब उधर नहीं जाते। ठीक है, तो कह रहा है देखो जब ये टकराते हैं उससे देखो विचलित हो जाते हैं। यही बात हुई कि मान लो दो अणु हैं। ठीक है, वो क्या है, ज़्यादा तेज गति से नहीं चल रहा, लेकिन उनका कुछ वेग है। अब क्या है, ये कुछ ना कुछ, मतलब जब इनका वेग है तो ये एक दूसरे से टकरा जाते हैं। ठीक है, जिससे अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। अब आगे कह रहा है एक अणु दूसरे अणु से टकराने के पूर्व जितनी औसत दूरी चलता है उसे मुक्त पथ कहते हैं, तथा इसके औसत को माध्य मुक्त पथ मीन फ्री पथ कहते हैं। ठीक है, कह रहा है जितनी औसत दूरी वह चलता है, जितनी औसत दूरी वह चलता है, कब, एक अणु दूसरे अणु से टकराने के पूर्व, मतलब टकराने से पहले जितनी दूरी चलता है उसे मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, तथा इसके औसत को माध्य मुक्त पथ। देखो, कह रहा है टकराने के पूर्व जितनी दूरी चलता है उसे मुक्त पथ, तथा इसके औसत को माध्य मुक्त पथ मीन फ्री पथ कहते हैं। देख सकते हो, मीन फ्री पथ कहते हैं। ठीक है, तो ये बात होती है। ठीक है, आप इसे आसानी से और समझते हैं। तो ये पूरी इसकी थ्योरी है। ठीक है, टकराने के पूर्व तक की दूरी ही माध्य मुक्त पथ कहलाती है। आप कह रहा है यदि अणुओं की संख्या n हो तो दूरी क्रमशः L1 L2 L3 डॉट डॉट Ln हो। ठीक है, दूरी कितनी हो, L1 L2 L3, मतलब अणुओं की संख्या n हो और दूरी L1 L2 L3 डॉट डॉट Ln तक हो। ठीक है, n तक हो, क्योंकि n अणु है ना, इसलिए। तो देखो तब फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, औसत मुक्त पथ या माध्य मुक्त पथ का, माध्य मुक्त पथ या औसत मुक्त पथ का। ठीक है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, प्रति सेकंड तय की गई दूरी बटे में प्रति सेकंड टक्करों की संख्या, मतलब जितनी दूरी प्रति सेकंड तय की जा रही है और अपॉन में प्रति सेकंड जितनी टक्करें हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन जेड। लैम्डा क्या है, औसत मुक्त पथ। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे L1 प्लस L2 प्लस L3 वही डॉट डॉट Ln तक लिख देना है। वी अपॉन जेड इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3, क्योंकि तय की गई दूरी यही पूरी होगी Ln तक। ठीक है, अपॉन में टक्करों की संख्या हमने कितनी मानी, क्योंकि अणुओं की संख्या n है तो फिर टक्करें भी हमने n ही मान ली है, तो कितनी हो जाएगी n। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, L1 प्लस L2 डॉट डॉट Ln अपॉन n। ठीक है, तो यहाँ लैम्डा इक्वल टू क्या है, वी अपॉन जेड। तो इसका एक फॉर्मूला आपको और याद रखना पड़ेगा कि लैम्डा इक्वल टू होता है वी अपॉन अंडर रूट, देखो ये इतना था। अब इसके बाद आपको एक फॉर्मूला और याद रखना है, वी अपॉन जेड था, लैम्डा इक्वल टू वी अपॉन जेड इक्वल टू आपको ये करना है वी अपॉन, देखो वी अपॉन जेड था। ठीक है, प्रति सेकंड टक्करों की संख्या है जेड यहाँ पे। ठीक है, तो वी अपॉन अंडर रूट 2 पाई वी सिग्मा स्क्वायर एन, ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, देख सकते हो, तो यहाँ सिग्मा अणुक व्यास है, या कह सकते हो संगठन व्यास है, एन अणुओं की संख्या प्रति घन मीटर है। ठीक है, प्रति घन मीटर में इसमें क्या है, ये अणुओं की संख्या है। तो ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख सकते हो ये था आपका माध्य मुक्त पथ मीन फ्री पथ। ठीक है, देख सकते हो। ठीक है, तो ये औसत मुक्त पथ था या माध्य मुक्त पथ कह सकते हो। आप देखते हैं अगला नंबर टॉपिक, देख सकते हो
आपका संगठन व्यास, ठीक है। एन का थी अणुओं की संख्या, सिग्मा था अणुक व्यास। तो देख सकते हो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब अगला देखते हैं, ठीक है। तो ये था माध्य मुक्त पथ, ठीक है, मीन फ्री पथ। आप देखते हैं संगठन व्यास को, कॉलिजन डायमीटर को। बात करते हैं संगठन व्यास, तो कह रहा है जब दो अणु एक दूसरे के इतना पास आ जाते हैं तो प्रतिकर्षण बल अधिक होने के कारण, क्या कह रहा है, जब दो अणु एक दूसरे के ज्यादा पास आ जाते हैं तो उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण बल, और वो ज्यादा अधिक होने के कारण अणु गति करने वाली दिशा के विपरीत दिशा में वापस लौटने लगते हैं। ठीक है, क्या बात की आगे, अणु विपरीत दिशा में वापस लौटने लगते हैं। अतः वह स्थिति जब अणुओं की गति की दिशा उल्टी होने वाली होती है तो उस स्थिति में उनके केंद्रों के बीच की दूरी को हम लोग संगठन व्यास कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया संगठन व्यास के बारे में, कि जब दो मॉलिक्यूल, संगठन व्यास क्या है, जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज्यादा पास आ जाते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण हो जाता है। मतलब देखो, जब दो मॉलिक्यूल है मान लो, वो एक दूसरे के क्या हो, ज्यादा पास आ जाए, तो उनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण बल हो जाएगा अधिक, जिससे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भेजेंगे। ठीक है, एक दूसरे को अपने पास आने नहीं देंगे क्योंकि प्रतिकर्षण हो जाएगा उनके पास। ठीक है, एक दूसरे को आपस मतलब एक दूसरे से दूर भेजेंगे प्रतिकर्षण के कारण। अब अणु गति करने वाली दिशा के क्या होंगे, वापस लौटने, मतलब गति इधर कर रहे थे, अब प्रतिकर्षण के कारण ये क्या होंगे, वापस लौटने लगेंगे। अतः वह स्थिति जब अणुओं की गति की दिशा उल्टी होने वाली होती है, उस स्थिति में उनके केंद्रों के बीच की दूरी को हम लोग संगठन व्यास कहते हैं। मतलब अब जब प्रतिकर्षण लग रहा है तो ये वापस लौटने वाले होते हैं, उस समय उनके केंद्रों के बीच की दूरी को हम लोग संगठन व्यास कहते हैं। ठीक है, देख सकते हो यही बात है, दिशा उल्टी होने वाली होती है, उस स्थिति में उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, संगठन व्यास कहलाती है। ठीक है, एकदम आसान, दो अणु है उनके बीच की दूरी, ठीक है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी जब वो वापस लौटने वाले होते हैं, उसे संगठन व्यास कहते हैं। इसमें सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम, देख सकते हो। ठीक है, अब मान लो एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अब देखो दो मॉलिक्यूल थे, वो क्या है, जब एक दूसरे के पास आएंगे तो प्रतिकर्षण लगाएंगे और वापस लौटने लगेंगे। वापस लौटने से पहले, ठीक है, ये स्थिति आने से पहले तक की दूरी आपकी क्या कहलाएगी, केंद्रों तक की दूरी संगठन व्यास कहलाएगी। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में O2 अणु के लिए, ठीक है, O2 अणु के लिए जो सिग्मा बराबर होता है वो होता है 3.61 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सिग्मा क्या है यहाँ पे, संगठन व्यास है। ठीक है, देख सकते हो एग्जाम्पल था आपका। ठीक है, तो ये बात है संगठन व्यास की। ठीक है, कि अणुओं के वापस लौटने से पहले उनके केंद्रों के बीच की दूरी को हम लोग संगठन व्यास कहते हैं, देख सकते हो। ठीक है, थ्योरी पढ़ सकते हो आप आसानी से। तो ये बात होती है संगठन व्यास की। अब देखते हैं संगठन आवृत्ति क्या होती है। ठीक है, तो कह रहा है किसी, देखो संगठन आवृत्ति के बारे में पढ़ते हैं आसानी से भी। कह रहा है किसी निश्चित ताप व दाब पर किसी गैस के इकाई आयतन, किसी निश्चित ताप व दाब पर किसी गैस के इकाई आयतन, इकाई आयतन मतलब एकांक आयतन। ठीक है, इकाई कहो या एकांक कहो, एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की प्रति सेकंड टक्करों की संख्या को संगठन आवृत्ति कहते हैं। कह रहा है निश्चित टेम्परेचर होना चाहिए और निश्चित दाब होना चाहिए। ठीक है, एक नियत टेम्परेचर और नियत दाब पर गैस की इकाई आयतन मतलब एकांक आयतन। ठीक है, इकाई आयतन का मतलब कह सकते हो एकांक आयतन, मतलब उसका मान एक हो। ठीक है, में उपस्थित अणुओं की प्रति सेकंड टक्करों की संख्या, अणुओं की कितनी प्रति सेकंड जितनी टक्करें हो उसको हम लोग संगठन आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, देख सकते हो संगठन आवृत्ति का फॉर्मूला जो होता है v बटा लैम्डा, मतलब v औसत वेग, लैम्डा माध्य मुक्त पथ। ठीक है, v औसत वेग हो जाएगा, लैम्डा क्या हो जाएगा, माध्य मुक्त पथ। ठीक है, तो ये होती संगठन आवृत्ति, देख सकते हो। ठीक है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये होती है आपकी संगठन आवृत्ति, v अपॉन लैम्डा, v औसत वेग है, लैम्डा माध्य मुक्त पथ है। ठीक है, तो देख सकते हो एकदम आसानी से इसे भी। ठीक है, तो ये था कि किसी निश्चित ताप और दाब पर किसी गैस के एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की प्रति सेकंड टक्करों की संख्या क्या कहलाती है, संगठन आवृत्ति, देख सकते हो। ठीक है, तो ये थे आपके तीनों टॉपिक एकदम आसान। ठीक है, संगठन व्यास हो गया, संगठन आवृत्ति हो गई, और माध्य मुक्त पथ मीन फ्री पथ हो गया। ठीक है, देख सकते हो इसे भी आसानी से समझा। ठीक है, तो ये था आपका माध्य मुक्त पथ मीन फ्री पथ। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।